So in today's lecture we are going to discuss about pharmacodynamics. Pharmacodynamics means what drug does to the body. It means कि ड्रग बॉडी में एडमिनिस्टर होके अपना जो एक्शन परफॉर्म करती है, जो उसका इफेक्ट आता है, उनकी जो स्टडी है वो फार्माकोडायनामिक्स में आता है। प्रिंसिपल्स क्या हैं ड्रग एक्शन के? ड्रग के कौन कौन से एक्शंस हो सकते हैं? जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उनकी बेसिक जो एक्शंस हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? ड्रग या तो स्टिमुलेट कर सकती है किसी प्रोसेस को। पहला तो ये है कि स्टिमुलेशन कर सकती है किसी प्रोसेस को वो इनिशिएट कर सकती है। सेकंड क्या हो सकता है कि किसी प्रोसेस को डिप्रेस कर सकती है, डिप्रेशन। और थर्ड है कि रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ हो सकती है। बॉडी में आपके हार्मोन्स हैं, ठीक है, वाइटामिन्स हैं, कोई भी हार्मोन है जैसे इंसुलिन होती है, ठीक है, तो अगर इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, वाइटामिन्स की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो हम बाहर से वाइटामिन्स या हार्मोन्स जो हैं वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं। वो यहाँ पे एज अ रिप्लेसमेंट यूज़ हो रहे हैं। और फोर्थ है साइटोटॉक्सिक एक्शन, कि कोई ड्रग डायरेक्टली यूज़ हो सकती है किल करने के लिए कैंसर सेल्स को या किसी भी पैरासाइट को जो बॉडी में है। डायरेक्टली अगर उसको जाके किल करती है तो वो उसका एक्शन जो है वो साइटोटॉक्सिक एक्शन है। एक इसका एक्शन लास्ट है, एक इसका लास्ट एक्शन है इरिटेशन। बट ये जो है वो अनप्लेजेंट है, ये हमें नहीं चाहिए। कुछ ड्रग्स जो हैं वो इरिटेट करती हैं बॉडी को और इन्फ्लेमेशन वहाँ पे कॉज करती हैं, बट ये जो उसका एक्शन है वो हमें नहीं चाहिए। ये हम इसको एज अ साइड इफ़ेक्ट देख रहे होते हैं, हमें ये वाला एक्शन नहीं चाहिए, ये अनप्लेजेंट एक्शन है। अब जो ड्रग है वो किस किस तरह अपना एक्शन परफॉर्म कर सकती है, पहले तो हमने ये देखा कि कौन से एक्शंस कर सकती है, अब ये है कि किस तरह वो एक्शन कर सकती है। तो उसमें फर्स्ट है कि एंजाइम्स के साथ वो इंटरेक्ट करके अपना एक्शन कर सकती है। एंजाइम्स को इनहिबिट कर सकती है, जो एंजाइम इनहिबिशन है। और एंजाइम इंडक्शन कर सकती है। एंजाइम इंडक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। मीन्स के एंजाइम्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देना। एंजाइम इनहिबिशन में क्या होता है? लेट्स सपोज दिस इज एन एंजाइम। एंजाइम का काम है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना एज एन कैटलिस्ट, ठीक है, एज अ कैटलिस्ट ये यूज़ होता है। बट अगर हम कोई ड्रग देते हैं जो इसी साइट पे आके बाइंड करती है तो एंजाइम इनहिबिशन होती है, मींस के सबस्ट्रेट अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हम, पहला केस क्या है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो वो ड्रग को डिस्प्लेस कर सकती है। तो फिर दोबारा से जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा।
ये उस केस में है जब इन दोनों की अफिनिटी सेम है, ड्रग की और सबस्ट्रेट की। बट इन सेकंड केस अगर ड्रग कोवेलेंटली बाइंड कर जाती है एंजाइम को, तो फिर इसको डिस्प्लेस करना मुश्किल है। फिर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ड्रग उस एंजाइम को इनहिबिट ही करके रखेगी। तो ये जो होती है इसको हम कहते हैं नॉन इक्विलिब्रियम टाइप। और जो केस 1 है वो इक्विलिब्रियम टाइप भी कहते हैं। ये दोनों केसेस एंजाइम इनहिबिशन के हैं अगर उनकी साइट सेम है। ये सेम साइट है, अगर ड्रग भी यहीं बाइंड करता है और सबस्ट्रेट भी यहीं बाइंड करती है, तो ये एक कंपटीशन है। तो कम्पिटिटिव के अंदर दो केसेस हैं, केस 1 और केस 2। बट ऑन द अदर हैंड अगर कंपटीशन नहीं है, मीन्स कि ये आपका एंजाइम है, सबस्ट्रेट बाइंड हुआ, प्रोडक्ट बना, बट हमने ड्रग दी और ड्रग इस जगह पे बाइंड कर गई। यहाँ पे एक और साइड थी, ड्रग यहाँ पे आके अटैच हुई, उसने इस एंजाइम के अंदर कुछ चेंजेस की जिसकी वजह से ये इनहिबिट हो गया। तो अब सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। सबस्ट्रेट तो बाइंड कर रहा होगा बट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। सबस्ट्रेट यहाँ पे इस साइड पे बाइंड करेगा बट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे क्योंकि ड्रग की जो साइट है ना, साइट ऑफ एक्शन, वो डिफरेंट है उस सबस्ट्रेट से, तो इसलिए हम इसको नॉन कम्पिटिटिव कहते हैं। सेकंड के पे क्या आता है, पहला तो एंजाइम्स के थ्रू एक्शन होता है। सेकंड पे है आयन चैनल्स। सपोज ये एक चैनल है, ये ड्रग की बाइंडिंग साइट है, ड्रग आके बाइंड करती है। तो अगर ये क्लोराइड का चैनल है, हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, तो ड्रग जब बाइंड करेगी तो क्लोराइड यहाँ से इनटू द सेल फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और क्लोराइड जब इनवर्ड फ्लो करता है सेल के अंदर, तो ये एक्शन पोटेंशियल को डिप्रेस करता है। तो ये एक एग्जांपल आयन चैनल्स की। इसी तरह दूसरी एक एग्जांपल ये भी हो सकती है, अगर ड्रग, अगर वो सोडियम का चैनल है, ठीक है, तो अगर ड्रग बाइंड करती है सोडियम, इनवर्ड फ्लो करता है, तो ये आयन चैनल्स पे डिपेंड करता है कि वो कौन से हैं। बट ड्रग इस तरह भी एक्ट करती है कि आयंस की कंसंट्रेशन को ऊपर नीचे करती है, सेल के अंदर सेल के बाहर, तो उससे भी उसका जो भी एक्शन होता है वो आता है। नाउ द थर्ड वन, ट्रांसपोर्टर्स। ट्रांसपोर्टर्स का काम क्या होता है, कोई भी चीज़, कोई सबस्ट्रेट है, कोई सब्सटेंस है, ठीक है, उसको इसने ट्रांसपोर्ट करना है। बट ड्रग हम एक देते हैं जो कि
इस पे आके बाइंड करती है, तो सब्सटेंस की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रुक जाती है। इसकी एग्जांपल के लिए हम अगर डोपामीन के देखें, ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं, डोपामीन अपटेक ट्रांसपोर्टर्स, जो डोपामीन की अपटेक करते हैं। लेकिन अगर हम ड्रग दे दें, एम्फेटामीन्स दे देते हैं, वो इस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करते हैं, जिससे क्या होता है कि डोपामीन की अपटेक नहीं होती और डोपामीन का लेवल वहाँ पे ज़्यादा रहता है उस रीजन पे जहाँ पे अपटेक ट्रांसपोर्टर ने करवानी थी। बट ट्रांसपोर्टर ब्लॉक हो गया तो डोपामीन वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, और डोपामीन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे उससे क्या अफेक्ट आएगा वो डिपेंड करता है उस रीजन के ऊपर। तो अब यहाँ पे ड्रग ने वो अफेक्ट लेके आई, वो ड्रग, ठीक है। तो ड्रग ट्रांसपोर्टर्स के साथ इंटरेक्ट करके भी अपना एक्शन परफॉर्म करती है। फोर्थ वन पे है रिसेप्टर्स। कोई भी रिसेप्टर है, ड्रग आके वहाँ पे बाइंड करती है और जो भी उसका अफेक्ट आना होता है वो अफेक्ट आ जाता है, ठीक है, सिंपल। अब रिसेप्टर्स के साथ किस किस तरह का एक्शन आ सकता है, मीन्स के ड्रग किस तरह इंटरेक्ट करती है। अगर ड्रग एक्टिवेट कर रही है उस रिसेप्टर को तो हम कहते हैं एगोनिस्ट है, और अगर वो डीएक्टिवेट या इनहिबिट करती है उस रिसेप्टर को तो हम कहते हैं कि ये ड्रग एंटागनिस्ट है इस रिसेप्टर की। और एक टर्म होती है पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट क्या करते हैं कि जो रिसेप्टर्स का मैक्सिमम रिस्पॉन्स होता है, उससे कम, जो 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 रिसेप्टर्स का मैक्सिमम रिस्पॉन्स होता है उससे कम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स, ठीक है। मैक्सिमम रिस्पॉन्स से कम रिस्पॉन्स जो ड्रग आपको देती है वो होता है सब मैक्सिमल रिस्पॉन्स, और वो जो ड्रग है उसको हम पार्शियल एगोनिस्ट कहते हैं। और एक है इन्वर्स एगोनिस्ट। इन्वर्स एगोनिस्ट क्या करती है कि जो रिसेप्टर का असल में अफेक्ट होता है उससे ऑपोजिट अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, रिसेप्टर ने वेजोडाइलेशन करवानी थी, इन्वर्स एगोनिस्ट आके बाइंड हुआ, उसने वेजो कंस्ट्रिक्शन की, तो जो रिसेप्टर का रिस्पॉन्स है उससे ऑपोजिट रिस्पॉन्स दिया उसने। और जो ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है, उसकी अफिनिटी होती है, उसको हम लिगेंड कहते हैं। कोई भी ड्रग जिसकी रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग के लिए अफिनिटी है उसको हम एक नाम देते हैं, वो है लिगेंड। अब इससे नेक्स्ट हम रिसेप्टर थ्योरीज हैं दो, उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है क्लार्क्स ऑक्यूपेंसी थ्योरी। इसके नेम में ही है कि ऑक्यूपेशन, ठीक है, मींस के जो रिसेप्टर्स हैं वो कितने ऑक्यूपाइड हो रहे हैं। तो क्लार्क्स ने ये कहा था कि जो रिस्पॉन्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ड्रग और रिसेप्टर के कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ठीक है। अगर ड्रग ने सारे के सारे रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई किया तो मैक्सिमम रिस्पॉन्स आएगा। ये क्लार्क कहता था कि जितने रिसेप्टर ऑक्यूपाइड होंगे उतना रिस्पॉन्स आएगा।
फिर एरियंस और स्टीफनसन्स ने इसकी थ्योरी को बेस बनाकर कुछ मॉडिफिकेशंस की और हमें जो एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है, पार्शियल एगोनिस्ट है, इसका कॉन्सेप्ट इस थ्योरी से एरियंस एंड स्टीफनसन्स ने थोड़ा हमें आगे बताया। तो उनका ये कहना था कि जो कैपेसिटी है ड्रग की कि वो इंड्यूस करे फंक्शनल चेंज इन रिसेप्टर, मींस के रिसेप्टर में कुछ ना कुछ चेंजिंग करे, उसकी कैपेसिटी हो, तो उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक एक्टिविटी। एक है कि ड्रग बाइंड करती है, एबिलिटी टू बाइंड, कि बाइंड तो कर गई ड्रग, वो उसकी अफिनिटी होगी, लेकिन बाइंड करने के बाद कोई ना कोई फंक्शनल चेंज भी करे तो वो होगी उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें एरियंस और स्टीफनसन्स ने बताई। देन इन दो चीज़ों की बेस के ऊपर उन्होंने हमें बाकी कॉन्सेप्ट्स दिए एगोनिस्ट के, पार्शियल एगोनिस्ट के। वो किस तरह कि जो एगोनिस्ट होता है उसकी अफिनिटी भी होती है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी होती है, दोनों चीज़ें मैक्सिमम होती हैं। ठीक है, पार्शियल एगोनिस्ट में अफिनिटी तो होती है बट जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी है वो कम होती है। और इन्वर्स एगोनिस्ट में अफिनिटी तो है, लेकिन जो आपका इंट्रिंसिक एक्टिविटी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में या माइनस साइन के साथ होती है। और एंटागोनिस्ट में सिर्फ अफिनिटी होती है, कोई एक्टिविटी नहीं होती। देन नेक्स्ट एक थ्योरी है टू स्टेट थ्योरी। टू स्टेट थ्योरी ये कहती है कि जो रिसेप्टर्स हैं उनकी दो स्टेट्स हैं, एक एक्टिव स्टेट है और एक इनएक्टिव स्टेट है। इन स्टेट्स के लिहाज से एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट किस तरह बनेंगे कि जो एगोनिस्ट होता है उसकी अफिनिटी एक्टिव स्टेट के साथ होती है, इसलिए उसका एक्शन आता है। और जो एंटागोनिस्ट है इसकी दोनों स्टेट्स के साथ इक्वल इन्फिनिटी होती है। जो रिसेप्टर्स की एक्टिव और इनएक्टिव स्टेट है ये आपस में इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है, एंटागोनिस्ट दोनों के साथ इक्वली बाइंड करता है, तो ना उधर का रिस्पॉन्स आया ना इधर का रिस्पॉन्स आया ही नहीं। ठीक है, तो एंटागोनिस्ट का काम क्या है, रिस्पॉन्स आता ही नहीं है। इनवर्स एगोनिस्ट की जो अफिनिटी होती है वो इनएक्टिव स्टेट के साथ ज़्यादा होती है, एक्टिव स्टेट के साथ नहीं होती, इनएक्टिव स्टेट के साथ ज़्यादा होती है। तो जो उसका रिसेप्टर का इफेक्ट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है, क्योंकि आपका जो इक्विलिब्रियम है वो राइट साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इनएक्टिव स्टेट की तरफ, तो जो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट है वो आएगा। और पार्शियल एगोनिस्ट की भी दोनों के साथ अफिनिटी होती है, इनएक्टिव के साथ भी और एक्टिव के साथ भी, बट स्लाइटली ग्रेटर होती है एक्टिव के साथ, इसलिए जो रिस्पॉन्स आता है वो मैक्सिमम से थोड़ा कम आता है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, जिसमें फर्स्ट आपकी टाइप है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। मींस कि इस रिसेप्टर के साथ जी प्रोटीन अटैच है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह होता है कि 7 अल्फ़ा हेलिकल मेम्ब्रेन अमाइनो एसिड सेगमेंट्स हैं, ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, और 3 लूप इसमें आउटसाइड पे हैं और 3 जो हैं वो इनसाइड पे हैं। ये इसका एक स्ट्रक्चर है इस रिसेप्टर का। अब जो जी प्रोटीन है इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन जी एस प्रोटीन, ये साइक्लिक एएमपी का जो पाथवे है उसको एक्टिवेट करती है और कैल्शियम चैनल्स को एक्टिवेट करती है। और जो जी आई है वो साइक्लिक एएमपी पाथवे को इनहिबिट करती है और पोटेशियम चैनल्स को ओपन करती है। इसी तरह जी क्यू ये फॉस्फोलाइपेज सी का जो पाथवे है उसको एक्टिवेट करती है, और जो जी नॉट है वो कैल्शियम चैनल्स को इनहिबिट करती है। अब हम वन बाय वन पाथवेज को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन है एडिनाइल साइक्लेज, साइक्लिक एएमपी पाथवे भी कहते हैं इसे। ठीक है, अब जो जी प्रोटीन होती है ना इसके 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा।
इस जी अल्फ़ा के साथ GDP लगी होती है। जब आपका लिगेंड आके बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ, तो ये GDP जो है वो कन्वर्ट होती है GTP के अंदर, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड है। तो ये जो एक्टिवेटेड जी अल्फ़ा सब यूनिट होता है ना, ये एडिनिलाइल साइक्लेज एंजाइम के साथ बाइंड करता है और इसको एक्टिवेट करता है। इसका काम ये होता है कि ATP को कन्वर्ट करे साइक्लिक AMP के अंदर, और इसको हम सेकंड मैसेंजर भी कहते हैं। साइक्लिक AMP को यहाँ पे सेकंड मैसेंजर भी कहते हैं। अब साइक्लिक AMP जो एक्टिवेट हुआ है, बना है ATP से, वो जाके प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करता है, इस एंजाइम को, और इसका काम होता है बाकी जो प्रोटीन्स हैं उनको फॉस्फोराइलेट करना, उनको एक्टिवेट करना, जिससे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रोपोनिन की एग्जांपल दी है, ट्रोपोनिन को एक्टिवेट करता है जिससे जो कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी है या मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ती है। अब GS जो एक्टिवेट हुआ है ये पाथवे, इसका एक डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है कैल्शियम चैनल्स के ऊपर भी। हमने ऊपर पढ़ा कि कैल्शियम चैनल्स की ओपनिंग भी करता है, तो कैल्शियम चैनल्स भी जब ओपन होंगे तो वो भी कॉन्ट्रैक्शन करवा देंगे। अब जो GI प्रोटीन है वो इससे इन्वर्स चलती है, वो एडिनिलाइल साइक्लेज है इसको इनहिबिट करेगी, साइक्लिक AMP बनेगी नहीं, और पोटेशियम का जो चैनल है वो ओपन होगा जिससे रिलैक्सेशन होगी। फॉस्फोलैम्बिन के थ्रू फास्टर सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब ये है कि कैल्शियम वहाँ से अपटेक कर ली जाएगी ताकि जो उसका कॉन्ट्रैक्शन है वो ना हो, रिलैक्सेशन हो, क्योंकि ये GI का पाथवे है। अब नेक्स्ट एक आता है फॉस्फोलाइपेज C पाथवे। ये भी इसी G प्रोटीन्स का ही आगे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऊपर जो प्रोटीन्स थे उनके क्या क्या पाथवेज हैं, फिर हम उन पाथवेज को डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें भी GQ लगी होती है, जो प्रोटीन है यहाँ पे आपका लिगेंड आके बाइंड किया रिसेप्टर के साथ, GQ प्रोटीन साथ कपल्ड थी, उसने फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट किया। ठीक है, फॉस्फोलाइपेज C एक्टिवेट होती है तो वो क्या करती है, फॉस्फो इनोसिटोल डाइफॉस्फेट को कन्वर्ट करती है इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और डाइएसाइल ग्लिसरॉल के अंदर। डाइएसाइल ग्लिसरॉल फिर प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करता है, जो डिफरेंट प्रोटीन्स की फॉस्फोराइलेशन करती है और डिफरेंट इफेक्ट्स आते हैं। और जो IP3 है इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, वो भी कैल्शियम चैनल्स को ओपन करती है या कैल्शियम को रिलीज़ करवाने में मदद करती है। तो जो कैल्शियम है वो भी प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करता है। दूसरा काम इसका ये कॉन्ट्रैक्शन का भी है, तो कॉन्ट्रैक्शन भी करता है। तो ये एक सेकंड पाथवे है GQ प्रोटीन का, जो पाथवे है सेकंड पाथवे ऑफ G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। थर्ड पे है आयन चैनल्स पाथवे। इसमें कैल्शियम का तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। पोटेशियम, क्योंकि GI प्रोटीन जो होती है ना वो पोटेशियम चैनल्स को भी ओपन करती है, और पोटेशियम जो है वो रिलैक्सेशन के साथ एसोसिएट होता है, तो वो हम ऊपर वाले पाथवेज में इनको भी डिस्कस कर चुके हैं, आयन चैनल्स को भी। तो ये तीन तरह से G प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स काम करते हैं। अब सेकंड टाइप जो आती है रिसेप्टर्स की, वो है आयन चैनल्स लिंक्ड रिसेप्टर्स। इनमें क्या होता है कि ये रिसेप्टर है लेट्स सपोज, और ये एक आयन चैनल इनके साथ एसोसिएटेड होता है। यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं क्लोराइड की। ठीक है, गाबा रिसेप्टर्स की अगर हम लें, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड गाबा रिसेप्टर्स, ये सेडेटिव्स जो ड्रग होती हैं ना वो इस पे एक्ट करती हैं आके। यहाँ पे कोई आके ड्रग अटैच हुई, जो क्लोराइड है उसका फ्लो इनवर्ड इंक्रीज़ होता है, और जो रिलैक्सेशन है या डिप्रेशन है ऑफ एक्शन पोटेंशियल मींस कि वो जनरेट नहीं होता। तो ये सेडेटिव
के तौर पे जो ड्रग है वो यूज़ हो रही होती है। तो इन रिसेप्टर्स के अंदर क्या होता है कि आयन चैनल जो है वो लिंक्ड होता है और आयन चैनल्स के थ्रू अफेक्ट्स आते हैं। थर्ड है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर्स के साथ एंजाइम लिंक्ड होता है। एक तो वो रिसेप्टर्स हैं जिनकी अपनी एक इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, जिनकी अपनी एक इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है एंजाइम्स की। मींस के पहले वो रिसेप्टर्स जिनकी अंदर ही एबिलिटी होती है कि वो एंजाइम के तौर पे एक्ट कर सकें। जिस तरह अब ये आप पार्ट देख रहे हैं, ये जो साइट है इनकी कैटालिटिक साइट, इनके अंदर इसकी अपनी एक कैपेसिटी है, एबिलिटी है कि वो एंजाइम की तरह एक्ट कर सके। मींस के फॉस्फोराइलेट कर सके, फॉस्फोराइलेशन कर सके किसी भी प्रोटीन्स वगैरह की। तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि ये आपका पेप्टाइड हार्मोन लगा के, इंसुलिन की हम एग्जांपल अगर लेते हैं, तो इसके लिए जो डाइमराइजेशन है, देखें आपके दो मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, तो दोनों मॉलिक्यूल्स आके अटैच होंगे एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स के अंदर, तो फिर ही वो रिसेप्टर एक्टिवेट होगा। इसके लिए आपको दो दो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चाहिए होंगे, और जब दो अटैच होंगे देन ही वो एक्टिवेशन होगी। तो इस प्रोसेस, जो टेक्निक है उसको हम कहते हैं कि डाइमराइजेशन, कि दो मॉलिक्यूल्स का होना ज़रूरी है। अब ये आपका हार्मोन यहाँ पे अटैच हुआ, ये जो इसकी अपनी कैटालिटिक साइट थी वो एक्टिवेट हुई, उसने सबसे पहले अपने आप को फॉस्फोराइलेट किया, ठीक है, और फॉस्फोराइलेशन से एक्टिवेट होगी, ये फॉस्फेट ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये एक्टिवेट हो गया रिसेप्टर। देन ये जो बाकी प्रोटीन्स होती हैं उनको फॉस्फोराइलेट करता है, और वो प्रोटीन्स भी एक्टिवेट होती हैं और अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं। और सेकंड इसी का आगे होता है एंजाइम लिंक्ड के अंदर, जिसमें एक एक्सटर्नली या आप कह लो कि जैक एंजाइम जो होता है वो अटैच्ड होता है। जैक एंजाइम को हम टायरोसिन काइनेज एंजाइम भी कहते हैं, दिस वन, ठीक है। ये इसकी सेकंड सब टाइप है एंजाइम लिंक्ड की। इसमें भी सेम वही हार्मोन आके अटैच हुआ, दो मॉलिक्यूल्स, डाइमराइजेशन, उसने इस जैक ने सबसे पहले अपने आप को फॉस्फोराइलेट किया, खुद एक्टिवेट हो गया। देन है स्टैट, ठीक है, स्टैट जो होती हैं वो प्रोटीन्स होती हैं, फिर स्टैट प्रोटीन्स जैक के साथ अटैच हुई और उनको भी इसने फॉस्फोराइलेट कर दिया, स्टैट होगी एक्टिवेट। स्टैट मींस सिग्नल ट्रांसड्यूसर एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। देन जो स्टैट है वो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स को एनहांस कर देती है। तो ये दो तरह के एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स थे। फोर्थ पे आपकी जो टाइप है रिसेप्टर्स की वो है स्टीरॉयड रिसेप्टर्स, या आप इसको कह सकते हो रिसेप्टर्स जो कि जीन रेगुलेशन करते हैं। ये साइटोसोल के अंदर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिसेप्टर है, स्टीरॉयड जो है वो आके यहाँ पे अटैच हुआ, ये फ्लो करता हुआ जाता है न्यूक्लियस के अंदर, वहाँ पे जाके डीएनए पे ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करता है। उन जीन्स की जो भी जीन्स को एक्सप्रेस करना है उस ड्रग ने, उन जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। और जीन्स से आपको पता है एंड पे प्रोटीन्स बनती हैं,
ट्रांसलेशन के बाद, पहले ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन, फिर प्रोटीन्स, और इन प्रोटीन्स का कोई ना कोई इफेक्ट होता है। तो ये एक स्टेरॉयड रिसेप्टर या जो रिसेप्टर्स जो जीन रेगुलेशन करते हैं उनका एक पाथवे है। और कुछ ड्रग्स होती हैं जो रिसेप्टर को यूज़ ही नहीं करती, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड जो एक्शन होता है उनका, उनमें फॉर एग्ज़ाम्पल एंटासिड्स आप लेते हो तो वो क्या करती हैं, स्टमक में एसिड को न्यूट्रलाइज़ कर देती हैं, एसिड को जाके एसिड को उसके साथ रिएक्ट करके तो उसको न्यूट्रलाइज़ कर देती हैं। तो ये उसके लिए कोई रिसेप्टर की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। अल्कालेटिंग एजेंट्स हैं, ये आपके कैंसर वगैरह में यूज़ होते हैं। ये भी डायरेक्टली डीएनए के साथ जाके बाइंड करते हैं और उसकी जो बेसिस होती हैं, बेस पेयर्स होते हैं, उनमें अल्काइलेशन कर देते हैं, उनको आपस में ऐसा कंबाइन करते हैं कि वो ब्रेक हो जाती है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाता है। तो ये कुछ हैं एग्जांपल्स के जो रिसेप्टर के बगैर भी एक्शन हो सकता है, वो फिज़िकल और केमिकल मींस के थ्रू, कि रिसेप्टर के बगैर डायरेक्टली वो एक्ट कर लें, अपना जो एक्शन है वो परफॉर्म कर लें। इसके बाद है रिसेप्टर रेगुलेशन। रिसेप्टर रेगुलेशन, इसमें कुछ टर्म्स आती हैं, उनको भी हम देखते हैं। सुपर सेंसिटिविटी मींस के एक रिसेप्टर है, उसको या तो एंटागोनिस्ट जो है वो उससे बाइंडिंग उसकी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, एंटागोनिस्ट पे एंटागोनिस्ट दे रहे हैं, ठीक है, वो एंटागोनिस्ट वहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड जो है वो बाइंड किया हुआ है, या फिर उसको एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट तो नहीं है, एगोनिस्ट भी नहीं है, ठीक है, एगोनिस्ट भी हम नहीं दे रहे, एंटागोनिस्ट भी नहीं है जो नॉर्मल हालात में। तो जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनको एगोनिस्ट की कमी हो जाती है, तो वो सुपर सेंसिटिव होती हैं। जैसे ही हम एगोनिस्ट देंगे तो वो फ़ौरन से अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे, फ़ौरन से बाइंड करेंगे उसके साथ, क्योंकि सुपर सेंसिटिव हो गए हैं एगोनिस्ट के लिए। और एक टर्म इसमें आती है डिसेंसिटाइजेशन, कि अगर आपने एगोनिस्ट की जो बाइंडिंग है वो प्रोलॉन्ग कर दी, एगोनिस्ट बड़ी देर से बाइंड किया हुआ है, बार बार एगोनिस्ट बाइंड कर रहा है, तो उसकी डिसेंसिटाइजेशन हो जाती है। मींस कि अब उतना ही एगोनिस्ट दोगे ना तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो डिसेंसिटाइज हो गए हैं आपके रिसेप्टर्स। अब वो डिसेंसिटाइजेशन किस तरह होती है, एक तो ये है कि डाउन रेगुलेशन के थ्रू, कि रिसेप्टर की जो सिंथेसिस है वो कम हो जाए, और सेकंड पे क्या हो सकता है कि ये एक मेम्ब्रेन है और ये रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, रिसेप्टर्स की मास्किंग स्टार्ट हो जाएगी, रिसेप्टर्स जो हैं वो छुपना शुरू हो जाएंगे। पहले ये सरफेस के ऊपर थे, इनके ऊपर एगोनिस्ट आके बाइंड करता था, बट जब वो डिसेंसिटाइज हुए हैं तो डिसेंसिटाइजेशन किस तरीके से हो सकती है, या तो डाउन रेगुलेशन मीन्स के सिंथेसिस ही कम होगी, या फिर उनकी मास्किंग, ये छुपना शुरू हो जाएंगे, तो उससे भी जो इफेक्ट है वो इतना नहीं आ सकेगा। और जो सुपर सेंसिटिविटी होती है उसमें अप रेगुलेशन का फिनोमेना आ सकता है, कि सिंथेसिस जो है वो ज़्यादा हो जाए और इफेक्ट जो है वो ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि सुपर सेंसिटिविटी थी, एगोनिस्ट की कमी थी, तो एगोनिस्ट आके बाइंड किया, तो उसका एक फिनोमेना क्या हो सकता है कि वो अप रेगुलेशन के थ्रू हो सकता है, सिंथेसिस बढ़ जाएगी उन रिसेप्टर्स की। जिस तरह जो डिसेंसिटाइजेशन थी उसमें आपका डाउन रेगुलेशन होता है और मास्किंग होती है। तो ये रेगुलेशन है रिसेप्टर्स की, कि रिसेप्टर्स कभी छुप भी जाते हैं, कभी वो सरफेस पे आ जाते हैं, कभी सुपर सेंसिटिव हो जाते हैं।
तो जो टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हैं, जीएएमपी जो सीएएमपी पाथवेज पढ़े हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स पढ़े हैं, एंजाइम लिंक्ड, ये सारे इंपॉर्टेंट है कि आपने लाजमी जो है उसको याद करना है। और बाकी इसके अलावा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे चीज़ों को।